वेलकम बैक बच्चों। तो मैं विजीत आनंद आर्म्स एकेडमी की तरफ से आपके सामने सेंटर ऑफ मास लेक्चर नंबर 4 लेकर सामने हाजिर हूं, जिसमें हम लोग कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम पढ़ेंगे। एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ फिजिक्स इन क्लास 11th एंड 12th। ये चीज ऐसी है जो पूरे फिजिक्स में क्लास 11th में हर जगह यूज आती है, और इसकी एप्लीकेशन आपको मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस में क्लास 12th और 11th में हर जगह मिलेगी। तो इस टॉपिक को बहुत ध्यान से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। एंड होपफुली आज के क्लास से आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा जो आपको आने वाले समय में बहुत मदद करेगा। तो चलिए देखते हैं कि कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम होता क्या है, कैसे इसको अप्लाई करते हैं, कैसे क्वेश्चन में पढ़ के समझेंगे कि कब कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगाना है। तो चलिए आगे इसको देखते हैं। So what is conservation of linear momentum? What does it convey? ध्यान से समझते हैं। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम एंड सिस्टम एंड इम्पल्स। तो हम लोग न्यूटन के सेकेंड लॉ से ये चीज तो जानते हैं कि फोर्स एक्सटर्नल इज इक्वल टू व्हाट? फोर्स एक्सटर्नल इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मास इनटू VCM/dt। अगर हम मास, जिसको हम लोग मोमेंटम ऑफ सिस्टम भी बोल सकते हैं, अगर एक्सटर्नल फोर्स जीरो हो जाए, जो मैंने पहले भी देखा है हमने, अगर एक्सटर्नल फोर्स जीरो हो जाए तो मोमेंटम ऑफ द सिस्टम मस्ट बी कंजर्व्ड होना चाहिए, क्योंकि फोर्स एक्सटर्नल ब्रिंग्स व्हाट? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो अगर मेरा, बात समझिए, अगर मेरा फोर्स जीरो हो जाए, इफ F external becomes zero, if F external becomes zero, then मेरा मोमेंटम क्या होगा? चेंज ही नहीं होगा, मोमेंटम विल बी कंजर्व्ड, यानी P विल बी कंजर्व्ड, कांस्टेंट। क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा, यानी P फाइनल मस्ट बी इक्वल टू P इनिशियल। जो मोमेंटम बाद में वही रहेगा जो शुरुआत में था। वो कब होगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन इज फोर्स एक्सटर्नल मस्ट बी जीरो। The total momentum of the system of particle cannot change, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, cannot change under the action of internal forces। इंटरनल फोर्स मिलके आपका मोमेंटम ऑफ सिस्टम चेंज नहीं कर सकता। And if net impulse of the external force in a time interval is zero, then the total momentum of the system in that time interval will remain conserved, and P final is equal to P initial. It is the one of the most important line of physics. Agar force external on a system of objects is zero, then momentum will be conserved or momentum will not change. This is the प्रिंसिपल ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इस पे क्वेश्चंस देखते हैं। एग्जाम्पल इसका देखोगे तो वन ऑफ द ग्रेट एग्जाम्पल इज, मान लीजिए मेरा एक रस्सी से एक ब्लॉक लटका हुआ है, इस पे मैंने बुलेट फायर किया, बुलेट जा रहा इससे टकराया। अगर मैं बुलेट और इस ब्लॉक को एक सिस्टम मान लूं तो इस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। सर mg तो लग रहा है, बट बुलेट की स्पीड इन द एक्स डायरेक्शन है, mg नीचे लग रहा है, mg विल नॉट कॉज इम्पैक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ, can only cause change in the y direction, but I'm talking about x। x में कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। तो अगर मैं बुलेट और ब्लॉक को सिस्टम बना लूं, नो एक्सटर्नल फोर्स इन x डायरेक्शन, सो वी कैन कंजर्व द मोमेंटम इन x डायरेक्शन। वंस द बुलेट हिट्स द ब्लॉक, अगर हिट करेगा ब्लॉक को, ब्लॉक के अंदर इम्बेड हो जाएगा, ब्लॉक उछल जाएगा ऊपर। क्यों? क्योंकि उसको एक इंपल्स मिलेगा एज ए सिस्टम, नेट फोर्स इज जीरो, बट उसको एक वेलोसिटी मिलेगी ऑन कोलिजन, एंड दैट वेलोसिटी विल अलाउ द बॉडी टू गो अप टू हाइट ऑफ h। तो ऐसे क्वेश्चंस में हम लोग कंजर्वेशन ऑफ लॉ ऑफ इन दोनों ब्लॉक के लिए कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगाएंगे। देन अप टू व्हाट हाइट इट गोज, वो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? तो सर हाइट जब जा रहा बॉडी तो वाई डायरेक्शन में मूव कर रहा है, उस डायरेक्शन में तो फोर्स है कौन सा? mg। तो उस समय में कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम ना लगा के कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगाएंगे, क्योंकि फ्रिक्शन की बात नहीं की गई है। तो हम लोग कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगा के ये कितना हाइट ऊपर जाएगा हम लोग निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे आपको कोई फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है, ऐसे क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे एंड इसका हाइट भी निकालेंगे आने वाले स्लाइड्स में। सो यू नीड नॉट नीड टू वरी, आपको चिंता नहीं करना है, बस कंसेप्ट बता रहे हैं कि कहां लगने वाला है, किस टाइप के प्रॉब्लम्स में लगता है। अगर आगे चलोगे तो एक ये दूसरा सिनेरियो है कि मान लो बुलेट जा रहा है, बुलेट ब्लॉक को हिट किया और हिट करके निकल गया, तब क्या होगा? सर तब भी ये क्या ऊपर जाएगा? बिल्कुल ऊपर जाएगा, बट जब ये हिट कर रहा होगा तो इसको एक वेलोसिटी कितना इंपार्ट होगा वो भी हम बना सकते हैं कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम से।
इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, फाइनल मोमेंटम ऑफ सिस्टम हम कंजर्व करके हम दोनों बॉडीज का वेलोसिटी निकाल सकते हैं। क्योंकि जब भी कोलिजन होगा, जो नेक्स्ट डे में नया टॉपिक में पढ़ाऊंगा, कोलिजन। कोलिजन मींस नथिंग बट कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। कोलिजन मींस नथिंग बट कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। आप आंख बंद करके याद रखिए, कोलिजन मींस नथिंग बट कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। क्योंकि कोलिजन में जब दो सिस्टम को हम लेते हैं तो नेट फोर्स जीरो हो जाता है, नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो हो जाता है। तो ऐसे टाइप्स के प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम जब लगाएंगे तो बुलेट के पास कोलिजन के बाद एक अपना अलग वेलोसिटी होगा और ब्लॉक के पास अपना अलग वेलोसिटी होगा। वो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम से। सो अभी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ऐसे क्वेश्चंस को हम आज और कोलिजन टॉपिक पढ़ने के बाद दोबारा बनाएंगे और चेक करेंगे। टिल देन अभी आगे बढ़ते हैं और आपका पहला क्वेश्चन फॉर द डे आ चुका है। पहला क्वेश्चन ऑफ द डे क्या बोल रहा है? क्योंकि कंसेप्ट को आप क्वेश्चन के तौर पे ही समझ सकते हो। मैं सिर्फ आपको थ्योरी पढ़ाता रहूं और क्वेश्चन प्रैक्टिस ना करूं तो आपको फिर समझ में बातें नहीं आएंगी। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट थ्रू क्वेश्चंस ओनली। चलिए देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या अपना? अ बॉम्ब ऑफ मास 4 kg इनिशियली इज एट रेस्ट एक्सप्लोड्स इनटू टू फ्रैगमेंट। अचानक से दो फ्रैगमेंट में टूट जाता है। जब भी कोई बॉम्ब एक्सप्लोजन होता है, इट इज ड्यू टू द इंटरनल फोर्सेस, नॉट ड्यू टू एक्सटर्नल। कोई जाके उसको हथौड़ा नहीं चला के मारता है, वो अंदर के इंटरनल केमिकल रिएक्शन के चलते एक्सप्लोड हो जाता है। And if 3 kg is moving with a velocity of 10 meter per second, find the velocity of the other fragment। तो कंसेप्ट वाइज क्या बोल रहा है कि एक बहुत बड़ा बॉम्ब था, एक बॉम्ब है, ये बॉम्ब है, ये अचानक से बॉम्ब क्या हुआ, थोड़ी देर बाद दो टुकड़ों में टूट जाता है, एक्सप्लोड्स इनटू टू फ्रैगमेंट। एक छोटा टुकड़ा, एक बड़ा टुकड़ा। एक टुकड़ा मान लेते हैं वेलोसिटी v से जा रहा है, बड़ा टुकड़ा, ये कौन सा टुकड़ा है? ये 3 kg वाला टुकड़ा है। अगर एक बॉडी उधर फेंकाया है तो ऑब्वियस सी बात है दूसरे बॉडी को इधर फेंकाना होगा, सो दैट मोमेंटम मस्ट बी कंजर्व्ड। इसको v डैश मान लेते हैं, ये v और ये v डैश। सर शुरुआत में ये इसका p इनिशियल कितना है, मोमेंटम कितना है? जीरो, क्योंकि वो रेस्ट में रखा हुआ था। अगर मैं इन दोनों को एक सिस्टम मान लूं, इन दोनों को एक सिस्टम मान लूं, तो F एक्सटर्नल तो जीरो था, F एक्सटर्नल इज जीरो। कोई एक्सटर्नल फोर्स आके नहीं लगा है, वो अंदर के केमिकल रिएक्शन के चलते फूट गया है। सो वी कैन अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। हम लोग लगा सकते हैं सर P इनिशियल मस्ट बी इक्वल टू P फाइनल होना चाहिए। व्हाट इज द इनिशियल मोमेंटम? सर जीरो था। बाद में क्या हो जाएगा? तो 1 kg यानी 3 kg इंटू 3 kg को वेलोसिटी कितना मिला बच्चा? 10 मीटर पर सेकेंड मिला है, हाँ या ना? प्लस 1 kg इंटू वी डैश बोल दू, मुझे नहीं पता कितना है, इंप्लाइज वी डैश क्या आ जाएगा बच्चा, बोलिए? -30 डिवाइडेड बाई 1, -30 मीटर पर सेकेंड। सर ये डायरेक्शन भी बता रहा है कि जो अगर वेलोसिटी इसका अगर x मान लेंगे या इसका जो भी वेलोसिटी होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में इसको वेलोसिटी मिलेगा। क्यों? क्योंकि मोमेंटम को कंजर्व रहना, ये देखा गया, ये पाया गया, तभी मोमेंटम कंजर्व रह पाएगा। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द अदर फ्रैगमेंट, वी हैव ऑलरेडी फाइंड द वर्क डन बाय द इंटरनल फोर्सेस। अंदर में जो केमिकल लोचा हुआ है उसके चलते वर्क डन कितना हुआ है? सर तो वर्क डन बाय इंटरनल forces is equal to change in the kinetic energy of the system। तो चेक कर लेते काइनेटिक एनर्जी कितना सिस्टम का चेंज किया है। तो वर्क डन बाय इंटरनल फोर्सेस इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल ऑफ बॉडीज माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। फाइनल कितना हो जाएगा? तो सर हाफ इंटू सर 3 इंटू उसकी वेलोसिटी कितनी है सर? आई थिंक 10 है, 10 स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ मास 1 इंटू उसका वेलोसिटी कितना है? 30 स्क्वायर माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितना था? जीरो, इज इक्वल टू सर अगर 100 300 150 प्लस सर 3 3 900, 900 का हाफ कितना हो जाएगा? 450। सो इट इज 500 जूल ऑफ वर्क डन किया है, कौन? इंटरनल फोर्सेस ने काम किया है। सो यहाँ पे हमने आसानी से क्या किया, हमने कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के बेसिस पे हमने वेलोसिटी निकाल लिया अदर बॉडी का। वंस वी हैव फाउंड आउट द वेलोसिटी, व्हाट वी हैव डन, वी हैव कैलकुलेटेड द वर्क डन बाय इंटरनल फोर्सेस। इंटरनल फोर्सेस ने मिलके उन दोनों को काइनेटिक एनर्जी दिया कितना, तो वो निकाल सकते हैं हाफ mv स्क्वायर प्लस हाफ mv स्क्वायर माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम क्या था? जीरो था, तो जीरो डाल के हमने निकाल लिया।
So it was a pretty simple easy question on the basis of conservation of linear momentum. चलिए next question देखते हैं, second question of the day. अगर हम इस सेकंड क्वेश्चन को ध्यान देते हैं, चलिए क्या बोल रहा है, अ बॉम्ब ऑफ मास 6 kg इनिशियली एट रेस्ट एक्सप्लोड इनटू 3 फ्रैगमेंट्स. पिछले क्वेश्चन में 2 फ्रैगमेंट में बटा था, आज 3 फ्रैगमेंट में बट रहा. वन आज नहीं, सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन में इट इज ब्रेकिंग इनटू 3 फ्रैगमेंट्स, 1 kg, 1 kg, 4 kg, 3 फ्रैगमेंट्स में. इफ फर्स्ट 2 फ्रैगमेंट 1 kg जो है आर मूविंग विद स्पीड ऑफ 10 इन म्यूचुअली परपेंडिकुलर, एक अगर x में जा रहा है तो दूसरा y में जा रहा होगा. सर जरूरी है x y, अगर एक जो भी डायरेक्शन में जा रहा है उसके परपेंडिकुलर दूसरे में जा रहा होगा, तो मैं x और y मान लेता हूं ना, मुझे क्या जा रहा है मान लेता हूं. देन फाइंड आउट द वेलोसिटी ऑफ द थर्ड फ्रैगमेंट, आल्सो फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम. इजी है, कुछ हार्ड है नहीं, जस्ट लाइक पिछला क्वेश्चन है. तो आप इसको बनाओ दो डायग्राम. ये मेरा बॉम्ब था, ये इनिशियली क्या मूव कर रहा है, क्या इनिशियली एट रेस्ट, यानी u 0 है, इंप्लाइज व्हाट, p इनिशियल इज 0. नाउ अचानक से ये बॉम्ब फूटता है, एक छोटा टुकड़ा, एक छोटा टुकड़ा और एक बड़ा टुकड़ा. तो ये अपना 1 kg, 1 kg, 2 kg और ये कितने kg का था, 6 kg का बॉम्ब था. दो में से अगर दो हटा 6 में से अगर 2 kg हटा देंगे तो 4 kg. एक कह रहा है दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में गया, एक अगर मैं इधर मान लूं तो दूसरे वेलोसिटी को इधर मानना पड़ेगा. कितने से गया है बच्चा, उन्होंने बोल रखा है 10 मीटर पर सेकंड से, तो 10 मीटर पर सेकंड से 10 मीटर पर सेकंड से. सर आप अपने मन से एक्स वाई मान सकते हो क्या, इस केस में वी कैन अज्यूम आपसे एग्जैक्ट डायरेक्शन नहीं पूछ सकता है, आपसे कंसेप्ट वाइज पूछ लेगा कि उसकी मैग्नीट्यूड क्या आएगी. डायरेक्शन अगर उन्होंने बताया नहीं है तो कैसे हम निकाल सकते हैं. तो आई एम जस्ट अज्यूमिंग, और इस बॉडी की मैं मान लेता हूं ऐसे कहीं है वी डैश मान लेता हूं. चलिए बाई COLM. व्हाट इज COLM बच्चा, सिंस एक्सप्लोजन है, इट इज एक्सप्लोजन. और अगर मैं इन तीनों बॉडी को एक सिस्टम मान लूं तो देर इज नो एफ एक्सटर्नल बच्चा, एफ एक्सटर्नल इज हाउ मच, 0. तो अगर मैं एफ एक्सटर्नल को 0 मान लूं, मान नहीं लू, एक्सप्लोजन के केस में होता ही है एफ एक्सटर्नल 0, तो P इनिशियल मस्ट बी व्हाट बच्चा, बोलो, P फाइनल होना चाहिए. इंप्लाइज, सर इनिशियल मोमेंटम क्या है इसका बताइए मुझे. इनिशियल मोमेंटम तो 0 था, बॉम्ब रेस्ट में रखा हुआ था. फाइनल मोमेंटम क्या हो जाएगा, तो सर फाइनल मोमेंटम हो जाएगा 1 इंटू 10 आई कैप प्लस 1 इंटू 10 जे कैप प्लस 4 into V dash. So what is 4V dash? 4V dash is equal to minus times of 10ij 10j cap, 10i minus 10j cap. तो V dash क्या हो जाएगा सर, minus 10 by 4 i cap minus 10 by 4 j cap. अगर मैं मैग्नीट्यूड वाइज बात करूं तो V dash की मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगी बच्चा, रूट अंडर, सर अगर 10 by 4 10 by 4 कॉमन ले लूं क्या हो जाएगा, 10 by 4 रूट 2 मीटर पर सेकेंड. तो यहां पे हम आसानी से मींस वेलोसिटी निकाल सकते हैं. देन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम मतलब काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल नंबर 1 प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल नंबर 2 प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल नंबर 3. सर हाफ इंटू 1 इंटू 10 स्क्वायर प्लस हाफ इंटू 1 इंटू 10 स्क्वायर प्लस हाफ इंटू 4 इंटू, अगर जो हमारी स्पीड आई उसका स्क्वायर करेंगे तो 100 बाई 16 इंटू 2. अगर इसका स्क्वायर करें तो क्या आ जाएगा, 10 का 100 बाई 16 इंटू 2, 100 बाई 16 इंटू 2, हाँ या ना. अगर पहला देखें तो 100 बाई 2 50 प्लस 100 बाई 2 50 प्लस सर 2 जा 4, 2 टाइम्स 8, 2 टाइम्स 4 25 आ रहा है. सो 5 50 50 100 125 जूल ऑफ काइनेटिक एनर्जी इस बॉडी के पास है. सो 125 जूल ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज ऑफ द टोटल सिस्टम ऑफ द पार्टिकल्स, हाँ या ना. अगर आपको बातें समझ में आ रही है तो आगे बढ़े क्या. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते क्या है. ओके, सो थर्ड नंबर क्वेश्चन ऑफ द डे, अ बॉम्ब, अगेन एक बॉम्ब है,
A bomb of mass m is projected with speed u से फेंका जाता है at an angle theta. वाओ, इस बार अलग टाइप का वेराइटी है. At the topmost point it explodes into two fragments. दो फ्रैगमेंट में topmost point पे टूट जाता है, m/3 2m/3 respectively. If m/3 just fall down, तो उसकी velocity 0 है, just fall down. Find the velocity of the other fragment just after the explosion. तो दूसरे फ्रैगमेंट की वेलोसिटी क्या होगी? तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं क्या कह रहा है. अगर मान लीजिए एक बॉम्ब है, इस बॉम्ब को प्रोजेक्ट किए हैं कितने से, u से एट एन एंगल थीटा. ये ऐसे जा रहा था, बॉम्ब दो फ्रैगमेंट में टूट गया अचानक से. तो ये दो फ्रैगमेंट, एक ये दे देगा, एक ये दे देगा. एक एक फाट ये बॉम्ब का टोटल मास कितना है बच्चा, m है. यहाँ भी तो मास m होगा. अब टू इक्वल फ्रैगमेंट्स में बोला कि टू फ्रैगमेंट्स m/3 एंड 2m/3. एक फ्रैगमेंट क्या हो गया, m/3, एक हो जाएगा 2m/3. कौन सा फ्रैगमेंट जस्ट गिरा, m/3 जस्ट फॉल्स डाउन. तो नीचे वाले को मान लेते हैं, एक ऊपर एक नीचे, एक 2m/3, सॉरी m/3. नीचे वाले को m/3 मान लेते हैं, बड़े वाले ऊपर वाले को 2m/3 मान लेते हैं. ठीक है, तो ये जस्ट फॉल्स डाउन. यानी सर जस्ट फॉल्स डाउन मतलब उसकी u कितनी थी, 0 थी. टकराने के बाद उसको जो वेलोसिटी मिले 0 है और उसकी वेलोसिटी निकालनी है. तो सर एक्सप्लोजन इज अ केस ऑफ, सिंस वी कैन से कि पूरे बॉडी पे एक्सटर्नल फोर्स क्या है एट दैट मोमेंट जब एक्सप्लोजन हुआ है, एफ एक्सटर्नल मस्ट बी 0. सर एफ एक्सटर्नल तो जी लग रही थी. जब एक्सप्लोजन होता है उस समय में अगर जी भी लग रही है तो उसका इंपैक्ट नहीं मिलता. एक्सप्लोजन में अपना ही एक किस इंटरनल फोर्स के चलते बम्बार्डमेंट होता है. तो उस समय में एक्सटर्नल फोर्स जो लग रहा था वो बहुत छोटा हो जाता है, बौना हो जाता है, वेरी स्मॉल, मीन्स appears negligible in respect of internal large explosion forces. हाँ या ना. तो कोई मैटर नहीं करेगा वो जो ग्रेविटी लग भी रहा है उस समय, इंपैक्ट किसका मिलेगा, इंटरनल एक्सप्लोसिव फोर्स का. तो सिंस एफ एक्सटर्नल इज 0 as compared to the internal chemical force, in respect of internal chemical force. So what can we say? Sir, P momentum P initial जो भी था must be equal to P final होना चाहिए. तो सर इनिशियल मोमेंटम पार्टिकल का मास m ले ले और क्या मोमेंटम था, तो सर उसकी वेलोसिटी 0 थी. नो, टॉप मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी x डायरेक्शन में u cos थीटा होती है. u cos थीटा इज इक्वल टू, सर एक m/3 का तो इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0, तभी तो वो फ्री फॉल कर गया, अदरवाइज इधर उधर कहीं फेंका था. प्लस 2m/3 इंटू वी डैश. तो क्या आ जाएगा बच्चा, सर m से m चला जाएगा, वी डैश क्या आ जाएगा सर, 3u cos theta upon 2. This is the velocity of the other half. 3u cos theta upon, ये उधर क्रॉस मल्टीप्लाई होके ये वाला टर्म तो 0 हो जाएगा. सर 3 उधर जाएगा, 3u cos theta upon 2 हो जाएगा. हाँ या ना. वेरी कंसेप्चुअल क्वेश्चन. सर उस समय जब एक्सप्लोजन हुआ उस समय ग्रेविटी एक्सटर्नल फोर्स तो नीचे लग रही थी, आप कैसे बोल सकते हैं कि एक्सटर्नल फोर्स 0? अरे भाई इंटरनल केमिकल फोर्स बहुत 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 बड़ा होता है. उस मोमेंट पे अगर एक्सप्लोजन हो रहा है तो जो भी वेलोसिटी इंपार्ट होगा दैट विल बी ड्यू टू द internal chemical force which is much 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 higher than the external force which is acting at that moment, that is gravity. उसके रेस्पेक्ट में तो हम लोग ग्रेविटी को नेग्लेक्ट कर देते हैं क्योंकि इंटरनल केमिकल फोर्स बहुत बड़ा होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ द डे. अब बातें समझ में आपको आ रही होगी कि क्या चल रहा है, कैसे क्वेश्चंस में हम लोग कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम अप्लाई करते हैं. अब बॉम्ब ऑफ मास m, अगेन बॉम्ब को फेंका गया, इज प्रोजेक्टेड अपवर्ड, ऊपर फेंका गया विद वेलोसिटी 50. अभी कोई एंगल का मेंशन नहीं किया, दैट इज नॉट प्रोजेक्टेड एट सम एंगल, रादर इट इज प्रोजेक्टेड अपवर्ड. हाँ या ना. विद वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकेंड. ओके. If after 2 seconds, 2 सेकंड के बाद it explodes into two fragments, m/4, 3m/4, and if 3m/4 just fell down, again initial velocity is 0. Find the velocity of the other fragment. फिर से वही बात.
फोर्थ क्वेश्चन, क्या बोल रहा है? अगर एक बॉम्ब का मास कितना है, whatever with velocity of 50 मीटर पर सेकेंड से फेंका गया है, बॉम्ब की मास m हो जाएगी तभी ऊपर। सर 2 सेकेंड के बाद 2 सेकेंड के बाद ये बॉम्ब कहीं यहाँ है और 2 फ्रैगमेंट में टूट गई है अचानक से, एक m/4 और एक 3m/4, 3m/4 और m/4 में टूट गई है। और ये m था। तो 2 सेकेंड के बाद व्हाट विल बी द वेलोसिटी, अगर ऊपर फेंका गया तो v इज इक्वल टू u प्लस 80 होती है। इनिशियल वेलोसिटी 53 माइनस 10 इनटू टाइम 2, दैट इज 30 मीटर पर सेकेंड उसकी वेलोसिटी होगी उस समय में। वेलोसिटी इज इक्वल टू 30 मीटर पर सेकेंड। अचानक से दो हिस्सों में टूट गई, 3m/4 जस्ट फेल डाउन, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी u कितनी है, 0। तो फिर सिंस एक्सप्लोजन, so since it is explosion है, we can apply what, we can apply conservation of linear momentum। वो क्या बोलता है सर, pi must be equal to pf। सर इनिशियल मोमेंटम क्या था सर, m into 30 must be equal to सर m 3m/4 इंटू 0 प्लस एक m/4 इंटू v डैश। सो v डैश क्या आ रहा है सर, तो v डैश इज इक्वल टू m से m कट जाएगा, 120 मीटर पर सेकेंड आ रहा है। जस्ट फेल डाउन है, तो उसी मोमेंट में दूसरा को क्या मिलेगा सर, 120 मीटर पर सेकेंड से वो बॉडी ऊपर की तरफ फेंका जाएगी, क्योंकि वो पॉजिटिव ही आ रहा है तो इट विल जस्ट गो अबव विद इट। एक नीचे गिर रहा है, एक ऊपर तुरंत फेंका जाएगा बहुत तेजी से, कितने से, 120 मीटर पर सेकेंड से फेंका जाएगा। आई होप यू गॉट द कंसेप्ट कि क्या चल रहा है। सर उस समय फिर से ग्रेविटी को आप क्यों नहीं कंसिडर कर रहे हैं? अगेन आई एम सेइंग, इंटरनल फोर्सेस के रिस्पेक्ट में वो ग्रेविटी का फोर्स उस समय बहुत छोटा बौना फील होगा। बातें समझ में आ रही है आपको? चलिए नेक्स्ट, सो क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है सर, ए बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम इज मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ 500 मीटर पर सेकेंड, स्ट्राइक्स ए ब्लॉक ऑफ मास 2 kg, गेट्स embedded into as shown in the figure is not shown but I know the means same type of concept which we studied और जिसके बारे में हमने देखा था थोड़ा देर पहले। find the height up to which it will rise। चलिए आपके सामने ये एग्जांपल आ ही गया है। मान लीजिए मेरे पास एक ब्लॉक है, ब्लॉक में एक ब्लॉक है, ब्लॉक की मास कितनी है, 2 kg है। यहाँ बुलेट आ रहा है, बुलेट आ रही है, बुलेट की मास बहुत कम है, 10 ग्राम है, और उसकी स्पीड कितनी है, 500 मीटर पर सेकेंड से वो आ रही है, 500 मीटर पर सेकेंड से वो आ रहा है, 500 मीटर पर सेकेंड से आके वो इसमें एम्बेड हो जा रही है, अंदर गथ जा रही है, फंस जा रही है, आप बोल सकते हो कुछ भी, अंदर फंस जा रही है। तो ये ब्लॉक कहाँ जाएगा, ये ब्लॉक जंग करके यहाँ पहुंच जाएगा। आपसे पूछ रहा है ये कितना हाइट ऊपर चला गया है, ये कितना हाइट ऊपर चला गया, ये आपसे हाइट पूछ रहा है। तो चलिए सबसे पहले व्हेन द बुलेट कोलाइड्स विद द ब्लॉक, व्हेन बुलेट कोलाइड्स विथ द ब्लॉक, we can apply conservation of linear momentum, we can apply conservation of लीनियर मोमेंटम हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। वो क्या बोलता है सर, P इनिशियल मस्ट बी इक्वल टू P फाइनल सिंस इट इज ए कोलिजन। इनिशियल मोमेंटम क्या था, 10 ग्राम मतलब 10/1000 इंटू 500
मस्ट बी इक्वल टू सर 2 kg के अंदर अगर 10 ग्राम आ जाता है यानी 2000 ग्राम के अंदर 10 ग्राम फर्क नहीं पड़ता है, तो आप आराम से 2 भी ले सकते हो, वरना 2.001 लेना पड़ेगा, तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। हाँ, अगर ये 50 ग्राम 100 ग्राम का होता तो फर्क भी पड़ता। 10 ग्राम इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू 2000 ग्राम, तो आपका वैल्यू अप्रोक्सीमेट उतना ही आ जाएगा। सो 2 इंटू सर जो वेलोसिटी वो वी डैश मान सकते हैं, तो वो वी डैश कितना हो जाएगा मेरे बच्चे? सर 2 ऑलमोस्ट लाइक 5/2 आ जाएगा, दैट इज 2.5 मीटर पर सेकेंड। यानी जब बुलेट इसके अंदर में जाएगा तो इसको क्या वेलोसिटी मिलेगी? 2.5 मीटर पर सेकेंड मिलेगी। और हम लोग काइनेमेटिक्स के कंसेप्ट से हम लोग जानते हैं कि सर वी स्क्वायर इज इक्वल टू रूट अंडर 2gh होता है। तो यहां से हाइट क्या आ जाएगी? हाइट इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई 2g। तो कितना आ जाएगा सर? 2.5 इंटू 2.5 डिवाइडेड बाई सर 2 इंटू ग्रेविटी, 2 इंटू 10 लिख सकते हैं। सो 6.25 डिवाइडेड बाई सर अगर मैं करूं तो 2 इंटू 10, सो इट इज 3.125 डिवाइडेड बाई 10, सो 0.3125 मीटर कितना चला जाएगा? ये ऊपर चला जाएगा। कितना ऊपर चला जाएगा? 3.125। सर ये तो आर्क मोशन में जा रहा है, फर्क नहीं पड़ता है। अगर आप कोई भी बॉडी को आर्क से ऊपर भेजो या सीधा भेजो, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी से भी v इज इक्वल टू रूट अंडर 2gh आता है। याद रखिए उस हिसाब से फॉर्मूला h इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई 2g आता है, तो आप आराम से यहाँ निकाल सकते हो। हाँ हाँ या ना? बातें समझ में आ रही होंगी, आई होप सो। चलिए आगे बढ़े क्या? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। इन द अबव क्वेश्चन, यानी ऊपर वाले क्वेश्चन का ही कंसेप्ट पूछ रहा है। If bullet leaves the block with the velocity of 100 meter per second, now the same scenario won't be happening. सर पिछले बार भी तो आप बुलेट को जब ब्लॉक में हिट किए तो बुलेट का मास नहीं काउंट कर रहे थे क्योंकि वो बहुत नेग्लिजिबल था, ठीक है। बट देख रहे हो बुलेट इज लिविंग विद वेलोसिटी ऑफ 100, तो यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ जब लीनियर मोमेंटम लगेगा तो उस समय बुलेट की हिट होने के बाद वेलोसिटी लेना बहुत जरूरी है। तो अगेन सेम सिनेरियो आई एम ड्राइंग द केस, यानी अगर मेरे पास एक ब्लॉक रखा हुआ है, इस बार बुलेट आ रहा है, हिट करने के बाद कितने से आ रहा है वो? 500 मीटर पर सेकेंड से आ रहा है, और वो जाके 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 हिट किया, और फिर हिट करने के बाद वो बुलेट फिर से निकल गया है। कितने से निकला है? उसकी वेलोसिटी है 100 मीटर पर सेकेंड से, चीरता हुआ निकल गया उससे। तो ये ब्लॉक कहाँ चला जाएगा? कहीं यहाँ चला जाएगा। तो ये हाइट आपको जाननी है अगेन, ये हाइट आपको जाननी है, कितना हाइट जाएगा। तो सिंस अगेन फॉर कोलिजन, अगेन फॉर collision of bullet with the block, with the block we can apply what? Tell me what we can apply? We can apply conservation of linear momentum। अगर हम कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगाएं तो क्या हो जाएगा बच्चा? बोलिए सर। पी इनिशियल मस्ट बी इक्वल टू पी फाइनल। तो क्या हो जाएगा बोलिए सर? बुलेट की मास 10/1000 इंटू 500 प्लस इनिशियल उसकी वेलोसिटी 0, सिस्टम की इसकी क्या हो जाएगी सर? 2 इंटू वी डैश प्लस 10/1000 इंटू इसकी वेलोसिटी कितनी है कोलिजन के बाद? 100 से ये 10 जाएगा, 10 से ये 10 जाएगा 1, इम्प्लाइज 2v डैश इज इक्वल टू 5 माइनस 1 दैट इज 4 मीटर पर सेकेंड। सो इम्प्लाइज v डैश कितना आ गया? 2 मीटर पर सेकेंड आ गया है। v dash is equal to p 2 meter per second. Then again we know v is equal to root under 2gh होता है, 2gh होता है, implies h is equal to v square by 2g, यानी 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 10, 2 से 2 कट जाएगा,
0.2 मीटर ही जा पाएगा इस बार। पिछले बार 0.3125 गया था, इस बार कितने हाइट तक जा पाएगा? 0.2 मीटर तक ही जा पाएगा। होपफुली यू आर गेटिंग द कॉन्सेप्ट। सिमिलर कॉन्सेप्ट है, बस टकराने के बाद एक एक्स्ट्रा मोमेंटम उस बुलेट के पास बच गया है, तो आराम से हम इसको इम्पैक्ट कर सकते हैं। हाँ या ना? चलिए आगे बढ़े। ओके, चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 7। हाँ, अब स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में थोड़ा सा एक कंसेप्ट आता है जो जान लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7, जब भी दो स्प्रिंग और वो मूव कर रहा है तो आप ये ध्यान दीजिए कि अगर मेरे पास एक स्प्रिंग था और पीछे वाले स्प्रिंग दोनों कनेक्टेड है, पीछे वाले स्प्रिंग को पुश किया गया, तो पुश होते होते वो ऐसे जंग, स्नेल देखा आपने? जंग 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 ऐसे करके चलता है। तो स्नेल जिस तरीके से अपने बॉडी को कंप्रेस फिर इलांगेट, कंप्रेस इलोंगेट, कंप्रेस इलोंगेट, वैसे ही ये 2 ब्लॉक स्प्रिंग मूव करता है एक फ्रिक्शनलेस सरफेस पे। तो इस केस में जब भी मैक्सिमम कंप्रेशन या मैक्सिमम इलोंगेशन पूछे, बस एक कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। ड्यूरिंग द सब्सिक्वेंट ये दो ब्लॉक विथ कनेक्टेड विथ स्प्रिंग में अगर जब भी मोशन पूछे कि मैक्सिमम इलोंगेशन मैक्सिमम कंप्रेशन कब आता है, तो कॉमन वेलोसिटी पे आता है। मैक्सिमम कंप्रेशन एंड मैक्सिमम इलोंगेशन इन द केस ऑफ टू स्प्रिंग, मैक्सिमम elongation and maximum compression in this kind of scenario, compression in two blocks connected by a spring, connected by a spring comes come when they have common velocity, when they have common velocity, what they have common velocity जब उनके पास होता है। हाँ या ना? क्या बोल रहा है? Two block of masses m and 2m are connected by a spring as shown in the figure. Initially the spring is compressed. Sorry, I'm getting sneezing, but I'm not able to sneeze. Okay, it is compressed by x and then released. Find the velocity of each block when the spring comes to natural length पे आता है, तब क्या? ये दूसरा सिनेरियो का क्वेश्चन है। कह रहा है कि अगर मैं दोनों स्प्रिंग को कंप्रेस कर दिया हूं x से, हम कंप्रेस करके छोड़ रहे हैं, तो इनिशियली दोनों की वेलोसिटी 0 होगी। तो मान लेते हैं m है और ये x से कंप्रेस हो गया है और ये 2m है। इनिशियली दोनों बॉडी की u कितनी हो जाएगी? 0, u1 और u2 क्या हो जाएगी? 0। जो दोनों अपने नेचुरल लेंथ पे आएगा, m एंड 2m, ये 2m मान लेते हैं, ये m मान लेते हैं, ये अपने नेचुरल लेंथ L0 पे आएगा, कोई एक्सटेंशन नहीं है। तब मान लेते हैं इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी बच्चा? v1, और इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? v2। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर पहला चीज पूछे, सिंस सर इसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स काम नहीं कर रहा है, इसमें स्प्रिंग फोर्स काम कर रहा है, कि इधर लग रहा होगा kx, एक इधर लग रहा होगा kx, तो एज ए होल सिस्टम पे, एज ए होल नेट सिस्टम पे F एक्सटर्नल 0 है इन x डायरेक्शन में मैं कंप्रेस करके छोड़ दिया। जब मैं छोड़ दिया तो उसमें स्प्रिंग फोर्स लग रहा होगा। स्प्रिंग फोर्स अगर दोनों सिस्टम पे देखा जाए, दोनों मिलके 0 हो जाएगा। एक उसको उधर ढकेल रहा होगा, इसको इधर ढकेल रहा होगा, कुल मिला के 0। सो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम पहला इस सिनेरियो से लगा है, तो x इनिशियल मोमेंटम P इनिशियल मस्ट बी इक्वल टू P फाइनल, यानी इनिशियल मोमेंटम 0 था, कंप्रेस करके हटा दिया गया हाथ, तो क्या हो जाएगा बोलिए सर? m इंटू फाइनल क्या हो गया? v1, लेफ्ट साइड में अगर माने तो माइनस मान लेंगे, प्लस 2m टाइम्स ऑफ v2। हाँ या ना? तो एक तो आ गया क्या? 2v2 प्लस माइनस v1 मस्ट बी इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 1 बोल दे। 2v2 माइनस v1 इज इक्वेशन नंबर 1। सर दूसरा क्या लगा सकते? कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगा सकते, क्यों? कोई फ्रिक्शन नहीं है। तो कंजर्वेशन ऑफ अगर मैकेनिकल एनर्जी लगाए बच्चा, तो इनिशियली कंप्रेस था, तो हाफ के
एक्स स्क्वायर इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी प्लस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, दोनों का शुरुआत में 0 0 0 प्लस 0, फाइनली सर वो अपने नेचुरल लेंथ पे आ गया है, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स, एक्स कितना एक्सटेंशन 0, तो पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा 0 प्लस हाफ m इंटू वी वन स्क्वायर प्लस हाफ इंटू 2m इंटू वी टू स्क्वायर। हाँ या ना? तो यहां से अगर मैं लिखना चाहूं तो v1 की वैल्यू 2v2 लिख सकता हूं क्या? तो डाल दीजिए हाफ के एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ, अगर m सब में हाफ अगर मैं काट देता हूं तो क्या हो जाएगा बोलो सर? के एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वी वन एम इंटू वी वन स्क्वायर इज मीन्स 4m वी टू स्क्वायर प्लस 2m वी टू स्क्वायर, कितना हो जाएगा 6m वी टू स्क्वायर इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर। तो यहां से v2 कितना आ जाएगा? v2 स्क्वायर इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर अपॉन 6m का रूट अंडर आ जाएगा, और यहां से हम हटा सकते हैं v2। आया ना? सिंस वी हैव गॉट द v2, v1 क्या हो जाएगा? v1 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ रूट के एक्स स्क्वायर बाई 6m। यहाँ पे दो कंसेप्ट लग रहा है, एक कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लग रहा है, दूसरा कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लग रही है, एंड देन वी आर एबल टू कैलकुलेट द वेलोसिटी v1 एंड v2 इन द सिस्टम, तब हम लोग कैलकुलेट कर पा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है? A bomb of mass m is projected with a speed u at an angle theta. At the topmost point, it explodes into two equal fragments. If one fragment retraces its path, retrace its path, find the velocity of other fragment. A new variety of question क्या बोल रहा है कि अगर मान लो एक बॉम्ब को फेंके हैं u से at an angle of theta, तो वो ऐसे जा रहा होगा, हाँ या ना? तो ये एट एन एंगल मैंने फेंका है, ये टू फ्रैगमेंट्स में टूट गया, ये टू इक्वल फ्रैगमेंट्स में टूटा, ऐसा ऐसा। इसकी मास कितनी थी बच्चा? एक मास, जो मास m थी, तो दोनों की मास कितना हो जाएगा? m/2 m/2। तो एक बॉडी क्या कर रहा है? रिट्रेस इस पाथ। रिट्रेस तभी होगा जब उसको पीछे की तरफ वेलोसिटी कितना मिला होगा? पीछे की तरफ वेलोसिटी u cos थीटा मिला होगा, क्योंकि उसके सामने की तरफ वेलोसिटी कितना था? u cos थीटा, तो तभी तो उसी पाथ पे जाता, तो रिट्रेस कर लेता अपना पाथ तभी जब x डायरेक्शन में उसको वेलोसिटी कितना मिलेगा? u cos थीटा। दैट वाज द क्रक्स लाइन। सो वी कैन अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम एट टॉप मोस्ट पॉइंट। एट टॉप मोस्ट पॉइंट क्या बोल सकते हैं? बोलो बच्चा। तो p इनिशियल मस्ट बी इक्वल टू p फाइनल, हाँ या ना? सर इनिशियल मोमेंटम क्या हो जाएगा? m इंटू इनिशियली u cos थीटा से जा रहा था टॉप मोस्ट पॉइंट, वो टूट गया m/2 में, तो m/2 इंटू u cos थीटा ही मिल जाएगा अगर उसको पुराना रास्ता रिट्रेस करना है, वो पुराना रास्ता रिट्रेस करना है। u cos, सर वो डायरेक्शन सामने मिला कि पीछे? तो पीछे मिला, डायरेक्शन तो नेगेटिव है, तो यानी वो पुराना रास्ता अगर रिट्रेस करना है, पुराना रास्ता रिट्रेस करना है, तो उसको डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी पीछे की तरफ मिलेगा माइनस प्लस m/2 इंटू वी डैश, ये वी डैश निकालना है। सर m से m कट गया, वी डैश बाई 2 क्या हो जाएगा? u cos थीटा प्लस u cos थीटा बाई 2। I think it will come 2 plus 1, 3mu cos theta, 3u cos theta upon 2। तो सर 2 से 2 कट जाएगा और v डैश क्या आ रहा है? सो v डैश इज कमिंग एज 3u cos थीटा, यानी दूसरा वाला जो बॉडी होगा वो जुंग करके आगे गिरेगा, जुंग करके आगे गिरेगा, जुंग करके आगे गिरेगा। क्यों? क्योंकि वहां पे उसको 3 गुना स्पीड मिल गया है, u cos थीटा से यहां गिरता बट 3 गुना स्पीड मिला, वो आगे कहीं जाके गिरेगा।
चलिए, I hope you got the point. Now, some important points are coming. Let us examine the important points one by one. For an isolated मतलब on which there is no other forces are acting, एक इकलौता system पे देख रहे हैं. Initial momentum of the system is equal to the final momentum of the system. क्यों? क्योंकि इस पे कोई external force नहीं लग रहा है. हाँ या ना? If the system consists of n bodies having momentum, तो P1 plus P2 P3 P4 से लेके Pn है. Summation of all the momentums of all the body must be constant. As linear momentum depends on the frame of reference, momentum velocity depend करता है frame of reference पे. क्यों? ट्रेन में बैठा इंसान को एक दूसरा व्यक्ति रेस्ट में देख सकता है, बाहर खड़े व्यक्ति को वो मोशन में देख सकता है. So observer in different frames will find different value of linear momentum, yes, of a given system, but would agree that his own value of linear momentum does not change with time. But अगर खुद का momentum देखेगा तो it will not change with the time. But the system should be isolated and close. Law of conservation of linear momentum is independent of the frame of reference. Law of conservation of linear momentum is independent of the frame of reference, though linear momentum depends upon the frame of reference. Law of conservation of linear momentum जहां से लगाया जा रहा है, आप आइसोलेटेड सिस्टम पे लगाओगे, सिस्टम क्लोज्ड होना चाहिए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम उस पे लग जाएगा, चाहे कोई भी व्यक्ति देख रहा हो. कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम इज इक्विवेलेंट टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन फॉर ए सिस्टम ऑफ टू पार्टिकल्स. यस, जब भी हम दो पार्टिकल को लेके सोचते हैं कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, क्योंकि देखिए एक बॉडी पे उधर अगर फोर्स लग रहा है तो दूसरे पे इधर लग रहा है, जैसे स्प्रिंग वाले सिस्टम पे एक बॉडी पे उधर लग रहा था, एक पे इधर लग रहा था, तभी तो ये क्या है, न्यूटन्स का थर्ड लॉ का ही कॉन्सेप्ट है. तो यहां से P1 प्लस P2 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये आराम से लिखा जा सकता है. तो ये सब चीजों को अप्लाई करना हमने सारे न्यूमेरिकल्स में देखा. चलिए आगे बढ़ते हैं. चलिए क्वेश्चन हमारे पास आ गया, ये नया क्वेश्चन है, इसका देखते हैं क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन नंबर 9 हो जाएगा आज का. चलिए देखते हैं क्या बोल रहा है. क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है. इन ए ग्रेविटी फ्री रूम, एक रूम है जिसमें ग्रेविटी नहीं है. ओके, a man of mass m1 is standing at a height of h above the floor. He throws a ball of mass m2 vertically downward with a speed of, कितने स्पीड से अगर फेंक रहा है, अगर मैं देखूं तो कितनी स्पीड से फेंक रहा है, u स्पीड से फेंक रहा है. फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द मैन फ्रॉम द फ्लोर ऑफ द व्हेन द बॉल रीचेस द ग्राउंड. ओके, अच्छा क्वेश्चन है. ये सब एक बंद रूम में हो रहा है. ये मान लो फ्लोर है, फ्लोर ऑफ द रूम, ये मान लो फ्लोर ऑफ द रूम है, ये आपका फ्लोर ऑफ द रूम है. इस पे एच हाइट से एक आदमी, एच हाइट से एक आदमी है, एक बॉल को नीचे फेंकता है यू स्पीड से. हाँ या ना? सिंस आपको एक्सटर्नल फोर्स नहीं, अगर आप एक चीज को फेंके हो तो आपको ऊपर की तरफ फोर्स मिलेगा, आपने उस पर नीचे फोर्स लगाया, आपको ऊपर की तरफ फोर्स मिलेगा. तो हम लोग क्या लगा सकते हैं, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगा सकते हैं. अब इस रूम में थोड़ा स्पेस मुझे लेना पड़ेगा ताकि काम भी तो करना है. कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम से अगर आदमी का मास कितना है इन ग्रेविटी फ्री रूम, ग्रेविटी से बॉल नहीं जा रहा है, बॉल को फेंका गया, मैन ऑफ मास m1 इज स्टैंडिंग एट हाइट ऑफ h फ्रॉम द बॉल, ही थ्रोज अ बॉल ऑफ मास m2. तो P इनिशियल मस्ट बी इक्वल टू P फाइनल. इनिशियली बॉल और आदमी साथ में है और फेंका यू से तो ऊपर झटका मिलेगा. 0 इज इक्वल टू, सर बॉल का स्पीड है m2 इंटू किस स्पीड से फेंका है, वर्टिकली डाउनवर्ड विद स्पीड ऑफ u, प्लस अगर m1 v डैश बोलते हैं, आदमी को स्पीड v डैश क्या मिलेगा, m2u डिवाइडेड बाय m1. दिस इज द स्पीड ऑफ मैन, स्पीड ऑफ मैन माइनस डायरेक्शन, यानी बॉल को नीचे फेंका गया है तो उसको ऊपर की तरफ झटका मिलेगा. हाँ या ना? नाउ टाइम टेकन बाय, वो कह रहा है कि जब तक बॉल नीचे पहुंचेगा ये आदमी ऊपर कितना जा चुका होगा. तो टाइम टेकन बाय बॉल टू रीच द, टाइम टेकन बाय बॉल टू रीच द फ्लोर, टू रीच द फ्लोर
फ्लोर पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस कितना जाना बॉल को नीचे पहुंचने के लिए, सर एच। स्पीड क्या दिया गया है, सर स्पीड है यू। टाइम इज इक्वल टू एच बाई यू। तो उस दौरान आदमी कितना ऊपर चला जाएगा, तो डिस्टेंस मूव बाय मैन, डिस्टेंस मूव्ड बाय मैन इन दिस टाइम, इस टाइम में कितना आदमी ऊपर जा चुका होगा, तो सर डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो है ही नहीं, ग्रेविटी फ्री स्पेस है, तो सर स्पीड कितना है, सर स्पीड तो ये है m2 u बाई m1 इंटू टाइम कितना है h बाई u। u से u कट जाएगा और h m2 बाई m1 आ जाएगा, सर h m2 बाई m1। therefore total distance, therefore total distance of the man, distance of the man from the floor कितना हो जाएगा, from the floor of the ground इजिकल टू, सर इसके रिस्पेक्ट में आदमी यहाँ कहीं चला गया होगा, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, सर h प्लस h टाइम्स ऑफ m2 बाई m1। ये है ना h टाइम्स ऑफ m2 बाई m1, यस। तो क्या आ जाएगा बच्चा, अगर मैं m1 कॉमन ले लूं, h m1 प्लस h m2, अगर मैं h कॉमन ले लूं, m1 प्लस m2 डिवाइडेड बाई m1, this is the total distance from the ground that man has traveled। अगर traveled नहीं, distance of that man from the ground will be that much। travel तो कितना करेगा, h m2 by m1 करेगा, हाँ या ना। I hope you are getting the concept। let me cool the AC। yeah, so it was a very good question, conceptual question था, इसको आराम से इसको समझ के बनाइएगा। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन ये खुद से ट्राई करिए, ये हमारा कौन सा क्वेश्चन था, 9th, तो दिस इज आई थिंक 10th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन है, a heavy nucleus at rest breaks into two fragments which fly off with velocities 27:1। the ratio of the radii of the fragments क्या होगा। तो मान लीजिए मेरा एक न्यूक्लियस है m मास का, ये अचानक से दो टुकड़ों में, एक इधर और एक इधर टूट गया, 27:1 के स्पीड से गया है। तो एक ये है, एक ये है, एक ये वेलोसिटी से जा रहा है v1 और ये v2 से जा रहा है, ये m1 है, ये m2 है। तो सर सिंस इट इज एक्सप्लोजन वी कैन अप्लाई व्हाट, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम सिंस इट इज एन एक्सप्लोजन, सिंस इट इज एन एक्सप्लोजन। तो क्या लिख सकते हैं बच्चा, बोलिए। सर पी आई मस्ट बी इक्वल टू पी फाइनल। इनिशियल मोमेंटम क्या हो जाएगा बॉडी का, सर इनिशियली रेस्ट पे था। फाइनल मास, सर मान लेते हैं m1 इंटू v1 क्या है, मास ऑफ 27x प्लस सर m2 इंटू सर दूसरे वाले की क्या हो जाएगी x, तो इम्प्लाइज m1 इंटू ये x से x कट जाएगा, m1 इंटू 27 इज माइनस टाइम ऑफ n2 इंटू 1। तो सर m1 बाई m2 क्या आ जा रहा है, सर 1/27। तो उसकी रेडियस क्या हो जाएगी, मास इज इक्वल टू वॉल्यूम 4/3 पाई रेडियस 1 की क्यूब इंटू रो डिवाइडेड बाई 4/3 पाई r2 क्यूब इंटू रो इज इक्वल टू 1/27। सर 4/3 ये कट जाएगा, रो से रो कट जाएगा, सर r1/r3 का होल क्यूब क्या आ रहा है, 1/27 आ रहा है। सर तो अगर बात करें रेडियस ऑफ 1 बाय रेडियस ऑफ 2 था, रेडियस ऑफ 2, रेडियस ऑफ 2 हो जाएगा, सर रेडियस ऑफ 1 बाय रेडियस ऑफ 2 क्या हो जाएगा, 1/3। यानी जिसको स्पीड 27 मिला है उसकी रेडियस अगर x है, तो उसके दूसरे बॉडी जिसको स्पीड मतलब कम मिला होगा
उसका रेशियो 3 गुना, उसका रेडियस 3 गुना बना है। तो जिसका स्पीड ज्यादा उसका साइज छोटा है, जिसकी स्पीड छोटी मिली उसका साइज बड़ा है। तो यही होता ही है, जो छोटा बॉडी होता है वो तेज फेंकाता है, जो बड़ा रहता है वो धीरे जाता है। ये तो ऑब्वियस मोमेंटम कंजर्व रहने का मतलब ही यही है कि मास अगर ज्यादा तो वेलोसिटी कम होगा, वेलोसिटी अगर कम है तो मास ज्यादा होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कौन सा क्वेश्चन है? तो क्वेश्चन नंबर 11 एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, क्वेश्चन नंबर 11 एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे फॉर कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम के ऊपर में ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। चलिए अप्लाई करते हैं। अप्लाइंग, क्या कह रहा है? बॉम्ब इनिशियली एट रेस्ट अगेंस्ट एक्सप्लोड इनटू 3 इक्वल मास फ्रैगमेंट्स, द वेलोसिटी ऑफ द 2 फ्रैगमेंट्स आर दिस एंड दिस, द वेलोसिटी ऑफ द थर्ड फ्रैगमेंट क्या होगा? तो अगेन फिर से वही बात है, एक मास है जो 3 टुकड़ों में बट गया है। कितने टुकड़ों में बट गया है? 1, 2 एंड कहीं 3। सर अगेन सिंस कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगा सकते हैं। क्यों? सिंस इट इज अ केस ऑफ एक्सप्लोजन, ये एक्सप्लोजन का केस है। तो क्या हो जाएगा? तो इस केस में हम क्या कर सकते हैं सर? पी इनिशियल मस्ट बी पी फाइनल। इनिशियल मोमेंटम क्या है? 0। फाइनल मोमेंटम क्या हो जाएगा सर? तीनों इक्वल फ्रैगमेंट्स है, तो m इनटू वेलोसिटी क्या हो जाएगी इनिशियल पहले फ्रैगमेंट की? 2i प्लस 3j प्लस m इंटू दूसरा क्या है? i माइनस 2j प्लस m इंटू वी डैश। सर वी डैश क्या आ जाएगी? वी डैश इज इक्वल टू सर ये m, ये m कट जाएगा, माइनस ऑफ 2i माइनस 3j माइनस i माइनस 2j। तो अगर हम करें माइनस 2i माइनस i माइनस 3i माइनस 3j प्लस 2, तो माइनस j। तो दिस इज आवर वेलोसिटी एज ए वेक्टर साइन। ये हम लोग का तीसरे बॉडी का वेलोसिटी होगा, वेलोसिटी ऑफ द थर्ड फ्रैगमेंट। सो इट्स नॉट टू हाफ। जहां भी एक्सप्लोजन की बात आती है वहां पे हम लोग कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे इंटरनल फोर्सेस काम कर रहा होता है और वो बहुत ज्यादा एज कंपेयर टू द एक्सटर्नल अगर mg लग भी रही होती है। हाँ या ना? तो इस तरीके से हमने देखा कि कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम कैसे अप्लाई करते हैं डिफरेंट डिफरेंट केसेस में, और कैसे हम वेलोसिटी निकालते हैं आफ्टर द एक्सप्लोजन और आफ्टर द कोलिजन। फिर हम लोग आने वाले नेक्स्ट डे में हम लोग का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है कोलिजन, जिसको हम लोग बहुत डिटेल में करेंगे। इट विल टेक अराउंड 2 to 3 क्लासेस, तो उसको हम लोग बहुत डिटेल में करेंगे, अच्छे से करेंगे। होपफुली आप इसको प्रैक्टिस कर लीजिए, बिकॉज कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का बहुत बड़ा एप्लीकेशन है अपने कोलिजन में। तो आप चलिए ध्यान देते हैं, तब तक टेक केयर, बाय, अपना ख्याल रखिए और मन लगा के पढ़िए।